डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस रेगुलर कोर्स का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से पहले कंटेंट को समझाया जाएगा। कंटेंट को अच्छी तरह समझने के बाद आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर कोई भी डाउट आता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। ये कोर्स आपको फुल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम नहीं, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप ये कंटेंट देखेंगे, ये एक खास कलर में तैयार किया गया है जिससे कि आपकी आंखों को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इनफैक्ट इफेक्ट इसमें नेग्लिजिबल होता है और लंबे टाइम तक, देर तक आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं बिना अपनी आंखों को स्ट्रेस किए। इसका जो फीलिंग होगा वो बिल्कुल नोटबुक की तरह का फीलिंग आएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली। क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस होता है? वही इकोनॉमिक्स है। मार्केट कैसे फंक्शन करता है? वो इकोनॉमिक्स है। रुपयों का लेन देन इकोनॉमिक्स है, या गवर्नमेंट बजट तैयार करती है, वो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो इकोनॉमिक्स इन सब का एक मिश्रण है बेसिकली। प्रॉफिट, लॉस, हमारा जीना, रहना, हमारे ऑक्यूपेशन, नौकरी, चाहे हमारा जो काम होता है, चाहे हमारा एम्प्लॉयमेंट है, या फिर किसान अपने खेतों में फसल उगाते हैं और किस रेट पे बेचते हैं, या फिर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। तो आप देखेंगे दुनिया में हर चीज का बेस एक इकोनॉमिक्स है। बेसिकली जो वर्ल्ड का जो मूवमेंट होता है वो इकोनॉमिक्स से ही इंडिकेटेड होता है। जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन जो वर्ल्ड की बनती है, कौन सा कंट्री किस दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, किस कंट्री की मित्रता, फ्रेंडशिप किस दूसरे कंट्री के साथ ज्यादा है या कम है, वो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इवन इकोनॉमिक्स के ऊपर तो सरकार भी डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमिक्स कंट्री का पुअर हुआ तो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। अगर इकोनॉमिक्स कंट्री का बहुत अच्छा है, सरकार उसमें बढ़ोतरी कर रही है, तो सरकार के टिकने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स बहुत लार्ज टॉपिक है, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता है। लेकिन साथ ही साथ आज का जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स है, जो कंट्रीज के इकोनॉमिक्स है, वो किस टाइप का इकोनॉमिक्स है, उसको कैसे हम समझें। तो इस चीज का पता हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स से। किस टाइप की इकोनॉमी होती है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, इकोनॉमिक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, एंड दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक कैलकुलेशंस, इकोनॉमिक के जो बाकी आपके जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो लार्ज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है, लाइक जीडीपी, जीएनपी, लाइक, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में, नॉट ओनली चैप्टर बट इस पूरे सिलेबस में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा इकोनॉमिक्स के लिए। अब अगला टॉपिक देखिए, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली तीन टाइप की थ्योरीज है इकोनॉमिक्स में। वैसे तो तीन से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो प्रचलित है वो ये तीन टाइप के हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पहला, दूसरा है स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, स्टेट एंड मिक्स्ड, ये तीनों है क्या बेसिकली। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आएंगे। स्टेट इकोनॉमी क्या होता है कि पहले आप याद ऑब्वियसली याद नहीं कर सकते, बट पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे और जो किंगडम होते थे पहले, उनका कंसेप्ट ये था कि सारी धरती, इनफैक्ट जितना भी राज्य का विस्तार है, वो सब किंग के अंदर आता है, राजा के अंदर आता है। और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो राजा के अंडर ही गाइडेड होती हैं। और
सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी राजा के लिए, राजा के द्वारा होती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट इकोनॉमी। लेकिन स्टेट इकोनॉमी जैसा कोई कंसेप्ट पहले नहीं होता था। इसका जो बेसिक कंसेप्ट आया स्टेट इकोनॉमी का, वो 1917 में कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, और ये एक अदर दूसरे फॉर्म में जाना गया जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो यहां देखिए लिखा हुआ है आपका स्टेट इकोनॉमी। इट वाज बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स थ्योरी। Bolshevik revolution in USSR in 1917 adopted it in the form of socialist economy, where it emphasized on collective ownership of the means of production. In this, state has the main role in running the economy. ये है क्या स्टेट इकोनॉमी बेसिकली? 1917 में कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दिया था, और रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम पे इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में इसको अडॉप्ट किया, जिसको हम कहते हैं समाजवाद इकोनॉमी। राइट? समाजवाद इकोनॉमी है क्या? क्यों इसको रशिया में ऐसे अडॉप्ट किया गया? तो हिस्ट्री से आपको पता लगेगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ये बेसिकली मजदूरों और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों एंड देन जो फार्मर्स थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये बेसिकली जो रिच क्लास होते थे, जिसको नोबेल क्लास और रिच क्लास कहते थे रशिया में, उनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन था। उनका कहना यह था कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, और जो पॉपुलेशन बहुत छोटी है उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ये सब मिसमैच क्यों है? तो आज के बाद से किसी का भी पर्सनल रिसोर्स ऐसा नहीं होगा। जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे स्टेट की रिसोर्सेज होंगे, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे फैक्ट्रीज, फील्ड्स मतलब खेत, ये सब स्टेट के द्वारा एक कलेक्टिव ओनरशिप होगा। स्टेट का ओनरशिप नहीं है, कलेक्टिव ओनरशिप है इसमें। कलेक्टिव ओनरशिप देखिए क्या है कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, या फिर जो फील्ड्स खेत हैं, वो जनता का है और जनता की ओनरशिप है उसमें। राइट? सो स्टेट इकोनॉमी कहते हैं उसको, और स्टेट इकोनॉमी में स्टेट का मेन रोल होता है प्रोडक्शन में। राइट? देन नेक्स्ट आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखिए क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन कंसेप्ट आता है, एक किताब आई थी एडम स्मिथ के द्वारा। इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक ने एक कंसेप्ट दिया जिसको कहते थे लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। इसको हम पढ़ लेते हैं, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Adam Smith, in his book Wealth of Nations, focused on competition in the market forces. He introduced the word laissez-faire, meaning non-interference by the government. He focused on invisible hand of the market forces that will bring a state of equilibrium in the economy. After USA attained independence, ideas of Adam Smith were adopted as a part of American public policy. It is also called as private enterprise system or free market, since the decision of what to produce and how much to produce are taken by the market. ये कंसेप्ट देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कहा कि मार्केट में एक मार्केट में एक इनविजिबल फोर्स है। ये इनविजिबल फोर्स डिमांड एंड सप्लाई का होता है। मतलब जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा, उसकी सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। तो ये एक फोर्स है, डिमांड एंड सप्लाई एक फोर्स होता है। सो डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमिन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडेड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक इंडिविजुअलिस्टिक गाइडेड फोर्स है। और पब्लिक को ये डिमांड एंड सप्लाई का क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड एंड सप्लाई पब्लिक मीट करती है तो वो एक नेचुरली गाइडेड फोर्स होता है, जबकि स्टेट इकोनॉमी में ये नेचुरल फोर्स नहीं है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
बेसिकली एक इनविजिबल फोर्स के बारे में बात करता है और उसी फोर्स को मानते हुए ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज की बात करता है। तो यूएसए ने जब इंडिपेंडेंस अटेन किया उसके बाद एडम स्मिथ की थ्योरी को अडॉप्ट किया जाता है और प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं वो स्टार्ट किया गया यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम पे। अब इसके बाद थर्ड टाइप की इकोनॉमी देखिए कौन सी है। थर्ड टाइप की इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के पास जाने से पहले हम लोग एक और टाइप की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे जो चाइना में है जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहता है कि जितने भी मीन्स ऑफ रिसोर्सेज हैं चाहे वो फैक्ट्रीज हो चाहे वो खेत हो ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। बट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, राइट। सो सिंस ह्यूमन भी एक रिसोर्स है सो देयरफॉर ह्यूमन भी स्टेट की प्रॉपर्टी है। मतलब आपके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आपके ऊपर स्टेट का अधिकार है। तो जब भी स्टेट चाहे तब आपको स्टेट के पर्पसेस के लिए काम में लिया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सो तीनों टाइप की इकोनॉमी की अपनी अपनी खास बातें हैं, अपना अपना पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों होता है। सो अब थर्ड टाइप पे आते हैं दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए जो पहले टाइप का इकोनॉमी था स्टेट इकोनॉमी के बारे में जब हमने डिस्कस किया, स्टेट इकोनॉमी जब रशिया में स्टार्ट किया गया तो रशिया में कई टाइप की प्रॉब्लम देखी गई। प्रॉब्लम क्या थी इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि सिंस कलेक्टिव ओनरशिप है, लोगों का ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो यहां पे एक कंपटीशन की भावना नहीं आती। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब अगर मैं फैक्ट्री में मजदूर हूं और मैं फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हूं तो मजदूर का और जनरल मैनेजर का एक कलेक्टिव ओनरशिप है फैक्ट्री का। सो देयरफॉर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर और जो मजदूर हैं दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो इसमें टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जिसके कारण कि धीरे धीरे स्टेट बेस्ड इकोनॉमी एक इस टाइप की इकोनॉमी हो जाती है जिसमें कॉम्पिटिटिव भावना नहीं होती। और ना ही इस टाइप के इकोनॉमी में ये देखा गया कि इस टाइप की इकोनॉमी आगे ज्यादा प्रोग्रेस कर पाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रशिया। जब तक रशिया में लोगों के दिमाग में स्टेट की भावना थी, जब तक रिवॉल्यूशन नया था तब तक रशिया ने काफी प्रोग्रेस किया, दुनिया में एक सुपर पावर बनकर उभरा। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पास होता गया स्टेट की भावना धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद ये सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल होता गया और एक टाइम आया जब रशिया का विघटन हो जाता है, दैट मीन्स रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये था स्टेट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार कुछ ऐसे फोर्सेस हैं मार्केट में नेगेटिव फोर्सेस जैसे काला बाजारी, राइट, या फिर कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा मार्केट को मैनिपुलेट करना, मतलब मार्केट को हैंडल करना, जिसके कारण कि फेक डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आता है। जैसे देखिए ऑयल प्राइसेस की बात करें, कई बार अमेरिका के द्वारा जब किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता है तो दुनिया में ऑयल काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी ऑयल की कमी हो जाती है और कई देशों में ऑयल के प्राइसेस जैसे इंडिया में ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि शुगर के प्राइसेस, टोमेटो, अनियन के प्राइसेस ये काफी ज्यादा चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि प्याज की कमी ना हो लेकिन कुछ काला बाजारी करने वाले लोगों के द्वारा प्याज का होर्डिंग किया जाता है, प्याज की जमाखोरी की जाती है, अपने गोडाउन में प्याज को जमा कर लेते हैं ताकि मार्केट में कमी हो जाए प्याज का और फिर इसको काफी महंगे दाम पे हम बेचेंगे। सो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 1929 1929 में अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ जब वहां पे इस टाइप की कालाबाजारी जमाखोरी काफी ज्यादा होने लग जाती है
और इसके कारण अमेरिका में एक फेक डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। और ये बबल एक बबल के रूप में था, एक बुलबुले के रूप में था, जो 1929 1929 में जाकर फूट जाता है। और तभी 1929 में अमेरिका में ग्रेट रिसेशन आया, और इस ग्रेट रिसेशन ने फिर 1939 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। यहीं से कंसेप्ट आता है कि स्टेट इकोनॉमी अच्छी है या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है, दोनों में अच्छा क्या है, हमें किसको चूज करना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा। देखिए, स्टेट इकोनॉमी पे जाते हैं हम लोग। स्टेट इकोनॉमी गिवन बाय जॉन मैनार्ड कीन्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। Both the models of capitalist economy and state economy were not complete. In 1929, American economy suffered the Great Depression. राइट, जो हमने डिस्कस किया था कि 1929 में अमेरिकन इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आया। 1950, ऑस्कर लांच suggested socialist economy. China adopted it in 1985 under Mao Zedong. जिस कम्युनिस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, वो माओ से तुंग ने 1985 में चाइना में इसको अडॉप्ट किया, ओपन डोर पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टर को इंक्लूड करके। राइट, 1950 में ऑस्कर लांज ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को सजेस्ट किया, लेकिन चाइना ने इस सोशलिस्ट इकोनॉमी की जगह कम्युनिस्ट इकोनॉमी को 1985 में माओ से तुंग के अंदर अडॉप्ट किया। और 1985 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? पहले चाइना एक क्लोज्ड पॉलिसी को फॉलो करता था, मतलब चाइना में ही बनाएंगे और चाइना में ही कंज्यूम करेंगे उसको। लेकिन फिर बाद में 1985 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसका मतलब यह था कि अब चाइना में बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, चाइना के बाहर बेचेंगे, या फिर बाहर से भी इन्वेस्टर्स को हम चाइना में बुलाएंगे। इसके कारण चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड के सामने खुलती है। तो ये 1985 में 1985 में माओ से तुंग के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। इसको हम कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब देखिए, चाइना के ऊपर बेस्ड यूएसएसआर ने मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, क्योंकि यूएसएसआर स्टेट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था और स्टेट इकोनॉमी के फॉलो करने के कारण वहां काफी प्रॉब्लम आने लगी। तो इन्होंने दो वर्ड को अडॉप्ट किया, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ये क्या है? देखिए, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस एंड पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग। तो हम अब मार्केट में वर्ल्ड के सामने अपने मार्केट को ओपन करते हैं और रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं अपने मार्केट को। इसके बाद रशिया काफी ज्यादा ओपन करता है अपने मार्केट को और वर्ल्ड का एक लार्ज सप्लायर के रूप में उभरता है, खासकर आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस वेपन्स, इन सब में वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है पूरे वर्ल्ड का यूएसएसआर। अब इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव देखिए क्या है। इंडिया स्टार्टिंग से ही एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लेकर चला है, इंडिपेंडेंस के बाद से ही। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि कुछ प्रोडक्ट हम गवर्नमेंट के द्वारा बनाते हैं और कुछ प्रोडक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे देखिए, गवर्नमेंट क्या बनाती है? तो डिफेंस के जो वेपन्स हैं, डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट बनाती है। राइट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन वही कुछ चीजें प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। जैसे साबुन बनाने का काम गवर्नमेंट नहीं करती, कार बनाने का काम गवर्नमेंट नहीं करती। जबकि पहले आपको अगर आप एम्बेसडर का नाम याद हो, तो एम्बेसडर कार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था, गवर्नमेंट का स्टेक था उस कंपनी में। लेकिन अब धीरे धीरे जब मार्केट ओपन होना स्टार्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट का लगता है कि कार बनाना हमारा काम नहीं है, इसको प्राइवेटाइज किया जाए। राइट, सो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया इंडिपेंडेंस के बाद से ही। लेकिन 1991 का जो टाइम था, वो इंडिया के लिए एक नए इकोनॉमिक शुरुआत के रूप में आता है, एक नए इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में आता है। और इंडिया ने इस टाइम पे फॉलो किया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को। एलपीजी का कंसेप्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के दिन हमने तीन चीजों को समझा है, तीन टाइप की इकोनॉमी को समझा है, जिसमें कि पहले टाइप का जो इकोनॉमी है उसको हम कहते हैं
स्टेट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, ऑप्शन ए, existence of both rural and urban sectors, B, existence of both public and private sectors, C, existence of both heavy and small industries, and D, existence of both developed and undeveloped sectors। अभी हमने डिस्कस किया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का कंसेप्ट आता है। मतलब ये कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का भी प्रभाव होगा और दूसरा स्टेट ओन्ड इकोनॉमी का भी प्रभाव होगा। सो देयरफॉर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सो इसमें हम ऑप्शन बी टिक कर देते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2008 एंड 2009 में आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ऑप्शन के कारण बस ये डिफरेंट हो जा रहा है। ये यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है 2003 एंड 7 में। ऑप्शन ए, वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। बी, वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट्स along with the private sector in national economy। ऑब्वियसली पढ़ के लग गया होगा कि ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, लेकिन सी और डी भी पढ़ते हैं। वेयर, सी ऑप्शन है, वेयर ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड विद द हेवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हेवी डोज ऑफ स्वदेशी के साथ ट्रांसफर करते हैं नेशनल इकोनॉमी में। ये ऑप्शन इतना बढ़िया है कि ये ऑप्शन खुद एक क्वेश्चन बन सकता है। सो ऑप्शन डी देखिए, वेयर द सेंटर एंड द स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नहीं, सेंट्रल स्टेट ऐसी कोई बात नहीं होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सेंट्रल स्टेट दोनों का योगदान होगा। ये फेडरल नॉन फेडरल उसका कंसेप्ट आता है, तो इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा। सो ऑप्शन बी हमारा वंस अगेन ऑप्शन है यहाँ पे। राइट, तो दोस्तों अभी दो ही क्वेश्चन करते हैं इसमें, बिकॉज ज़्यादा कुछ टॉपिक हुआ नहीं है। सो अगला टॉपिक आपको फिर कल की सेशन में मिलेगा, और कल हम फिर आगे अलग टॉपिक लेकर आएंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। राइट, सो अगला चैप्टर नेशनल इनकम कैलकुलेशंस होगा। राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। सो थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।